हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिला के एक गाँव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें दीपक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। दीपक 23 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी दीपक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूंगा, और बोलता भी क्यों नहीं। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी, और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। चार कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं पेट दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो दीपक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही दीपक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन ये गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। ये कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे रोहित, निखिल और सुमित। ये तीनों जहां भी जाते तो एक साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो ये तो सबको पता था कि वहाँ ये तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्तों थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और की शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी। और उस बारात में रोहित, निखिल और सुमित भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती ही है। ये सब प्रोग्राम चल रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वांस करा और फिर चले गए खाना खाने को। खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 बजे या 11:30 बज रहे होंगे। तभी सुमित ने रोहित के कान में कहा, यार भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद रोहित ने ये निखिल को बताई तो निखिल हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले। तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मजा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर सुमित ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं।
फिर उसके बाद रोहित पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर रोहित ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी निखिल ने सुमित से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद सुमित डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। निखिल और रोहित दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से सुमित की आवाज आने लगी। अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है? सुमित की आवाज सुनकर रोहित और निखिल ने वहीं से आवाज लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? फिर सुमित ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। निखिल और रोहित ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क ही भागा जा रहा था। तभी निखिल ने कहा, ये तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से सुमित भी भागा चला रहा था, शायद वो अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी रोहित ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था डेरा कब्रिस्तान। ये देखकर रोहित घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे ओए रुक जाओ भाई, ये कब्रिस्तान है। ये सुनकर निखिल और सुमित भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसलिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन ये तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे। तभी रोहित ने अपनी मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो निखिल जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। निखिल पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने निखिल के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहाँ से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण निखिल के चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर रोहित और सुमित ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। बाउंड्री तो ज्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफेद कपड़े में अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया और अभी बाउंड्री पर बैठा हुआ था। अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार रोहित की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद रोहित उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर रोहित ने कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर सुमित ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद रोहित ने बताया, अरे ये निखिल की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। ये कहकर रोहित ने निखिल को आवाज मारी, अबे निखिल, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर रोहित और सुमित उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेजी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहां साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन निखिल बाहर ही था, उसकी चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से, लेकिन ये सुनकर कि वहाँ साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था। फिर एकदम से निखिल उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी निखिल के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जमसा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर सुमित और रोहित भी पहुँच गए। निखिल बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ रोहित और सुमित के गले मिलने लगा। निखिल बाउंड्री पर से ही यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। ये सब देखकर निखिल की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी निखिल लगातार आवाज मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि निखिल को तो पता था साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए घबराते हुए काफी देर तक निखिल उसी दीवार के पास से आवाज मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा चलो चाहे जो हो जाए एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में निखिल बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश तो फिर उड़ गया।
क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो ये भी सोच रहा था ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नजर नहीं आया। निखिल बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो ये थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए निखिल वहां उस ओर से भागने लगा जहां शादी हो रही थी, क्योंकि वहां उसके गांव के सब लोग थे। निखिल पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुंच गया। वहां सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रोहित और सुमित कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो कोई, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि निखिल बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। ये सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर निखिल सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि सुमित और रोहित कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था निखिल। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं खुद ही जाऊंगा, और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा। और यही सोच रहा था ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग निखिल, रोहित और सुमित को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे ये तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे आखिर गए कहाँ ये तीनों। और थोड़ी देर बाद रोहित के पिताजी के फोन पर रोहित के नंबर से फोन आया, और जब उसके पिताजी ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये किसका नंबर है। फिर रोहित के पिताजी ने कहा यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहाँ मिला। उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जानों की लाश और है। इतना सुनकर रोहित के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया, और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे, शायद फोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी, और 2 जीने की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी निखिल की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। रोहित और सुमित की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। तो फिर निखिल यहाँ से वापस कैसे गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज आती है, रोहन रोहन। फिर मैंने कहा हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी। मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो ये किसकी आवाज थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी ही देर में मेरी आंख भी लग गई। आंख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा अरे कौन है, इतनी रात को सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर जैसे ही मैंने फोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फोन से आवाज मेरी मरी हुई बीवी की आ रही थी और वो ये बोल रही थी, रोहन मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि ये हो कैसे सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से कहा अरे कौन है इतनी सुबह। ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है।
मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया जी 8 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या मतलब भैया जी सोते ही रहिएगा क्या? फिर मैंने कहा, ना ये मोहन, ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता दूं या नहीं, फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताए तो ये मुझे पागल ना समझे, इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक पूजा थी तब वही घर का सारा काम करती थी और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई है। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आंख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई। घंटी की आवाज सुनकर फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के आगे बढ़ा पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूँ भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो रोहन, मैं हूँ मैं पूजा, तुम्हारी पूजा, दरवाजा खोलो रोहन। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मैं जमसा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर ही खड़ा था मैं, तभी मेरे पीछे से एक आवाज आती है, खड़े खड़े दरवाजे को क्यों देख रहे हो रोहन? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाजा खोलो रोहन। मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि पूजा की ही आवाज थी। आवाज सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वही खड़े खड़े यही सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज घर के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से पूजा की आवाज आई, अरे तुम खड़े खड़े अब दरवाजे को ही देखते रहोगे या दरवाजा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है? ये सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा तो पर पीछे मुड़ते ही मेरे होश उठ गए क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था, पर जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर सच में पूजा खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि मेरी बीवी पूजा को मरे हुए तो पूरे 21 दिन हो चुके हैं। मैं यही सब सोच ही रहा था, तभी वो मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उसे पास आते देख भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी, पर वो जैसे मेरे एकदम सामने आकर खड़ी हुई वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो हैं? मैं तो डर ही गया था कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप ठीक हैं। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूँ। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी जो आप बाहर ही बेहोश हो गए, कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच है या फिर मेरा कोई सपना था। ना सपना नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी, मुझे याद है, पर यह कैसे हो सकता है? पूजा तो मर चुकी है तो वो कैसे वापस सकती है? यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने फोन की स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी।
फिर मेरे 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर भी किसी की आवाज नहीं आई, तो जैसे ही मैं फोन रखने वाला था तभी फोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की आवाज नहीं बल्कि मेरी मरी हुई बीवी पूजा की ही आवाज थी, और वो बोल रही थी, रोहन मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझसे आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया और मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा यह आज आखिरी दिन है, वो मुझे आज मर देगी क्या। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज आई, रोहन रोहन देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी, पर अब वो मुझे लेने आ चुकी है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस रोहन की डायरी में इसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है। तभी कांस्टेबल पांडे कहता है, सर वो लिखता भी कैसे, उसके बाद रोहन मर जो चुका था और सर रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है रोहन हार्ट अटैक से मरा था, और डॉक्टर का कहना है रोहन ने कुछ डरावनी चीज देखी थी जिससे रोहन को हार्ट अटैक आया था, और रोहन ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है पांडे, रोहन की बीवी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती थी। पांडे कहता है, पर सच तो यही है। ये बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। जब उस रात रोहन अपनी डायरी लिख रहा था तभी उसे पूजा की आवाज आती है। वो कह रही थी, रोहन रोहन देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद रोहन अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गई मुझे लेने। इतना बोलकर रोहन लिखना बंद करता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखा है पूजा उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वहां खड़े देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और फिर उसके बाद पूजा रोहन के पास ही आते जाती जैसे। पर रोहन ये देखकर बहुत डर चुका था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। फिर रोहन उसी डर को सह नहीं पाता और उसी समय रोहन को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पूजा ने कहा था वो रोहन को लेने आ रही है और वो सच में रोहन को लेकर चली गई। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।